Merits and demerits of Bentham and Hooker classification। स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम देखेंगे कि बेंथम और हुकर की जो क्लासिफिकेशन की थी उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले हम मेरिट्स को डिस्कस करते हैं। मेरिट्स: द सिस्टम हैज़ ग्रेट प्रैक्टिकल वैल्यू फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। इट इज़ वेरी इजी टू फॉलो फॉर रूटीन आइडेंटिफिकेशन। ये क्या है? ये बहुत इजी है रूटीन आइडेंटिफिकेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद the system is based on the careful comparative examination of actual specimen of all living genera of seed plants and is not a mere complication of known factors. Understand? Unlike D. candole, the gymnosperms are not placed among dicot, but rather it is rather in an independent group. इसने क्या किया था? जिम्नोस्पर्म्स आर नॉट प्लेस अमंग डाइकोट्स। उसने जिम्नोस्पर्म्स को डाइकोट के साथ नहीं रखा, उसके बल्कि अलग ग्रुप बनाया। ऑल्दो द सिस्टम इज नॉट अ फाइलोजेनेटिक वन, रेनेल्स आर प्लेस इन द बिगनिंग ऑफ डाइकोटिलिडन्स। जो रेनेल्स हैं उनको डाइकोटिलिडन्स के स्टार्ट में रखा गया। The group renal is generally regarded as a primitive by most of the leading authors। और जो रेनेल्स हैं उसे कहा जाता है कि ये बहुत प्रिमिटिव ग्रुप है। ठीक है, अंडरस्टैंड? डाइकोटिलिडन्स आर प्लेस्ड बिफोर द मोनोकोटिलिडन्स, a position approved by all present day authors। जो डाइकोटिलिडन्स हैं उनको मोनोकोटिलिडन्स से पहले रखा गया था इसकी बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन की, जो कि आज तक साइंटिस्ट की नज़र में ये बिल्कुल ठीक है। द डिस्क्रिप्शन ऑफ फैमिलीज एंड जेनरा आर प्रिसाइज, की टू आइडेंटिफिकेशन आर वेरी यूजफुल। ठीक है, उसके अलावा लार्ज जेनरा हैव बीन डिवाइडेड इनटू सब जेनरा इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट आइडेंटिफिकेशन। जो जेनरा बहुत ज़्यादा थे उनको सब जेनरा में डिवाइड कर दिया गया ताकि आइडेंटिफिकेशन क्या हो जाए, इजी हो जाए। द अरेंजमेंट ऑफ टैक्सा इज बेस्ड ऑन ओवरऑल नेचुरल अफिनिटीज। जो उसने टैक्सा की अरेंजमेंट की थी ना, वो टोटली नेचुरल अफिनिटीज पे की थी। ठीक है, डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। इसके अंदर उसने क्या लिया था? मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स लिए थे एक से ज़्यादा, विच कैन बी इजली स्टडीड विद द नेक्ड आई और विद द हैंड लेंस। और ये सारे फीचर जो उसने स्टडी किए थे उसको हम इजीली अपनी आँख के साथ या फिर आई लेंस के साथ स्टडी कर सकते हैं। द ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन द कम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स rather than any single character in the majority of cases। उसके अब देखें लीनियस ने क्या किया था? उसने एनी सिंगल करेक्टर को लिया था कि जो मेजॉरिटी में एक सिंगल करेक्टर पाया जाता है उसको एक क्लास बना दी। लेकिन इसने क्या किया था? इसने ग्रुपिंग करने के लिए कम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स लिए थे। ठीक है, कि करेक्टर्स का कम्बिनेशन क्या, उसकी बेस पे इसने किया था। हेट्रोमेरी इज राइटली प्लेस बिफोर बिफोर बाइकार्पिलिटी। इससे जो हेटोमेराई थी ना, उसको बाइकार्पिलिटी से पहले रख दिया गया। ठीक है, अंडरस्टैंड? ये भी इसकी एक एडवांटेज थी। डीमेरिट्स: देखिए बेटा, हर चीज़ के अंदर कुछ कमियां रह जाती हैं। लीनियस ने क्लासिफिकेशन की थी, उसके अंदर कुछ कमी रह गई, इसको बेंथम हुकर ने उसको कवर किया। अब देखें नेक्स्ट फर्दर मूव करेंगे तो उसके अंदर एडवांसमेंट आती रह जाएगी। अब डीमेरिट्स देखें बेंथम हुकर के अंदर क्या थे। उसने क्या किया था? जिम्नोस्पर्म्स को डाइकोट्स और मोनोकोट्स के दरमियान रख दिया गया था, जो कि टोटली क्या थे? अननेचुरल प्रोसेस। क्यों? मोनोकोट और डाइकोट क्या है? ये जिम्नोस्पर्म्स है। मोनोकोट, अब देखिए बेटा, क्योंकि जिम्नोस्पर्म
डाइकॉट और मोनोकॉट टोटली क्या है, ये एंजियोस्पर्म्स हैं, और जिम्नोस्पर्म्स एक अलग ग्रुप है प्लांट्स का, तो इसलिए ये क्या था, प्योरली अननेचुरल था। अब देखिए सब क्लास मोनोक्लेमेडाई इज क्वाइट आर्टिफिशियल। जो मोनोक्लेमेडाई क्लास थी ना वो क्या थी, उसका कोई वो आर्टिफिशियल बेस पे थी, ठीक है। प्लेसिंग ऑफ मोनोक्लेमेडाई आफ्टर गैमोपेटलाई डज नॉट सीम टू बी नेचुरल। उसके अलावा गैमोपेटलाई को मोनोक्लेमेडाई से पहले ही रखना, ये भी क्या था, टोटल अननेचुरल था। देखिए बेटा मेरी बात सुने यहाँ से। अब देखिए पहले हमने क्या पढ़ा था, पॉलीपेटलाई, उसके अंदर पेटल्स क्या थे, अलग अलग थे। तो क्या होता था, गैमोपेटलाई के अंदर क्या था, पेटल्स फ्यूज हैं, और उसके बाद फ़ौरन ही क्या आ गया, इसके अंदर पेरियन भी फ्यूज है, दूसरी चीज़ें भी फ्यूज है, तो ये अननेचुरल सी बात हो जाती थी। सम ऑफ द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज आर प्लेस डिस्टेंसली। इससे क्या हुआ, कुछ जो करीबी रिलेटेड स्पीशीज थी वो क्या हो गई, दूर हो गई, while distant species are placed close to each other. Certain families of monoclamidies are closely related to families in polypetalae. अब इससे क्या हुआ कि बहुत सी फैमिली जो मोनोक्लेमेडाई की हैं वो किससे रिलेटेड थी, पॉलीपेटलाइड से, जैसे चिनो चिनोपोडेसी एंड कैरियोफाइलेसी। अब देखिए मेरा चिनोपोडेसी बाथू की फैमिली जो है चिनोपोडियम, उसकी फैमिली जो रिलेटेड थी किससे थी, वो बहुत सी फैमिलीज जो पॉलीपेटलाइट पेटलाइट थी वो डाइकोटिलेडन्स में थी ना, लेकिन वो किससे रिलेटेड थी, वो मोनोकोटिलेडन से। ये इसका ड्रॉबैक आ गया। नेक्स्ट, एडवांस फैमिली सच एज orchidaceae have been considered primitive in the system by placing in the beginning. अब देखिए बेटा बहुत सी जो एडवांस्ड फैमिलीज हैं ऑर्चिडेसीज, ठीक है, ऑर्चिड्स ये सारे जितने भी हैं ये कहाँ रख दी गई, इनको स्टार्ट में रखने से क्या हुआ, इससे ये पता चला कि तो बहुत प्रिमिटिव फैमिलीज है, जिससे ये लगना शुरू हो गया, ये भी क्या है, ये भी इसका ड्रॉबैक था। प्लेसिंग ऑफ ऑर्चिडेसी इन द बिगनिंग ऑफ मोनोकोटिलिडनस इज अननेचुरल। अब देखें ऑर्चिडेसिस को मोनोकोटिलिडन के शुरू में रखना क्या है, अननेचुरल है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एडवांस फैमिलीज ऑफ मोनोकोट, और ये क्या है, सबसे एडवांस फैमिली है मोनोकोट की। जितनी भी मोनोकोट्स की फैमिलीज है ना उसमें ऑर्चिडेसी क्या है, एडवांस्ड है। तो देखें, तो इसको अगर शुरू में रखते हैं तो क्या मतलब, शुरू में रखने का मतलब कि ये बहुत पुरानी प्रिमिटिव है। लिलिएसी एंड Amaryllis were kept apart merely on the basis of characters of ovary, so they are very close related. The system does not incorporate phylogeny, although it was published after Darwin published his evolutionary theory. उसके बाद क्या हो गया, ये जो सिस्टम था वो फाइलोजेनी के साथ इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकता था, लेकिन क्या हुआ था, इसको पब्लिश किया गया था कब, जब डार्विन ने अपनी एवोल्यूशनरी थ्योरी को पब्लिश किया था। अंडरस्टैंड बेटा, ये थे बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन सिस्टम, इसको आप रीड आउट कीजिएगा। ओके जी, स्टे ब्लेस, अल्लाह हाफिज़।